हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 053 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बोल रहा है व्हाट इज़ DTD, एक्सप्लेन इट्स रोल इन XML। ठीक है, तो ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अ डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, यानी DTD मतलब डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, इज़ अ फॉर्मल वे टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड कॉन्टेंट ऑफ एन XML document. It specifies the element, attributes and entities that can be used in the document as well as their relationship and constraint. ठीक है, तो देखिए ये DTD के बारे में आपने जून 23 में भी देखा होगा। अगर आप PDF प्रीवियस वाला देख के आए हो तो आपको पता होगा ये DTD XML क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड हम लोगों ने बनाया भी था। तो वही होता है कि डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन क्या होता है, एक फॉर्मल वे होता है डिफाइन करने का स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये जो XML का जो भी हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट, उसका स्ट्रक्चर को डिफाइन करना DTD से होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि स्पेसिफाई करता है एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट के बारे में, उसके एंटिटी के बारे में, जो कि हम लोगों का उस डॉक्यूमेंट में यूज़ हो रहा है, और साथ में सारे एलिमेंट का, सारे एंटिटी का रिलेशनशिप बताने के लिए भी कि दो एंटिटी के बीच में क्या रिलेशन है। समझे? तो उस सब चीज़ का यूज़ होता है डॉक्यूमेंट में, इसे DTD में। ठीक है, आप देखिए रोल ऑफ DTD इन XML। तो XML में क्या होता है रोल DTD का, तो ये होता है सबसे पहले डिफाइनिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए DTD डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट बाय स्पेसिफाइंग एंड द अलाउड एलिमेंट्स, देयर ऑर्डर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। समझे? तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करना कि कैसा है पूरा XML का स्ट्रक्चर, क्या रहेगा वो। समझे? तो वही करता है कि अलाउ करता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स है इसमें, फिर उसका ऑर्डर क्या है ना, कौन फर्स्ट कौन सेकेंड है, किस तरह से वो, और फिर कैसे रिलेशनशिप है उन सब के बीच में। तो वो हो गया स्ट्रक्चर बनाने का काम होता है DTD का। उसके बाद आता है वैलिडेशन। तो DTD प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू वैलिडेट द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट. It ensures that the document adheres to predefined rules and constraints, making it well formed and valid. ठीक है, तो वैलिडेशन क्या करता है, द DTD प्रोवाइड्स करता है मैकेनिज्म टू वैलिडेट द स्ट्रक्चर। ठीक है, वैलिडेट करने का यानी कि कंटेंट को, मतलब एक वैलिडेशन चेक देने का कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। ठीक है, XML के अंदर स्ट्रक्चर सही है कि नहीं। ये इंश्योर करता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो जितने भी प्री डिफाइंड रूल हैं, यानी जो भी XML के रूल्स हैं, उन सबको फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, जो भी कंस्ट्रेंट है उन सबको मान रहा है कि नहीं। जिससे क्या होता है कि ये वेल फॉर्म्ड बनता है, एकदम वैलिड रहता है, कोई भी गड़बड़ नहीं होता है इसके अंदर। समझे? तो वैलिडेट चेक करने का काम भी करता है DTD। उसके बाद आता है इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी। तो ये क्या करता है, DTD इंश्योर्स कंसिस्टेंसी अक्रॉस मल्टीपल XML डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट फॉलो। ठीक है, तो ये क्या करता है, कंसिस्टेंसी को भी फॉलो करता है ये। ठीक है, ये क्या करता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट है XML के अंदर, वो सबको एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देता है, जिससे क्या करता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सबको वो जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करे। जिससे क्या करे, जिससे मतलब जितने भी DTD रहते हैं, सारे जितने भी XML डॉक्यूमेंट है, सबके बीच में एक कंसिस्टेंस ये रहे। ठीक है, कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो ये हो गया। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन। तो DTD सर्व्स एज अ फॉर्म ऑफ documentation that describe the structure and content of an XML document in a human readable format. ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन का काम DTD करता है। तो ये क्या करता है, एक तरह से डॉक्यूमेंट बना देता है, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी स्ट्रक्चर है, कंटेंट है, उन सब का एक XML मतलब एक फॉर्मेट, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट बना के दे देता है, जिससे कि पता चलता है उस डॉक्यूमेंट से कि इस XML में कौन कौन से कंटेंट है ना, कौन कौन सा एलिमेंट है, क्या क्या एट्रीब्यूट है, कैसे यूज़ किया जाता है, वो सबका एक डॉक्यूमेंटेशन। समझे? तो ये होता है DTD का रोल एक XML के अंदर। समझे? तो ये हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर B क्या होता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछते रहता है सर्वर साइड और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज इनिशियल फॉर क्रिएटिंग डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन, हेयर आर सम की रीज़न फॉर इट सेट। ठीक है, तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है, ये हम लोगों का यूज़ किया जाता है डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। समझे? तो वेब एप्लीकेशन जो बनाते हैं उसमें उसको डायनेमिक बनाना है, जैसे कि कोई भी चेंजेस हो तो वो सामने सामने हो जाए, इसके लिए पूरा पेज को चेंज ना करना पड़े। तो वो सब जो होता है डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का। तो इसके क्या क्या रीज़न है, सबसे पहले आता है डायनेमिक कंटेंट जनरेशन। ठीक है, तो ये क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स कैन जनरेट डायनेमिक कंटेंट बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट, डेटाबेस क्वेरीज और अदर फैक्टर, प्रोवाइडिंग अ मोर
पर्सनलाइज एंड इंगेजिंग यूज़र एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले तो वही है कि डायनेमिक कंटेंट होता है। ये क्या करता है कि बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट के हिसाब से कंटेंट को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर बना हुआ है जिसमें आप नंबर डालोगे 2 + 3 तो उसका आंसर आपको 5 आएगा। फिर उसी समय अगर मान लीजिए आप 5 + 7 कर दोगे तो उसका आंसर दूसरा आएगा। तो ये जो डायनेमिक कंटेंट चेंज हो रहा है ना, तो यही होता है कि यूज़र के हिसाब से जो भी इनपुट डाल रहा है उसके हिसाब से हो, फिर डेटाबेस क्वेरीज़ के हिसाब के हो। फॉर एग्जांपल आप कुछ डेटाबेस से वैल्यू निकालना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी का नेम डिटेल निकालना चाह लो तो नेम वाले पे क्लिक करोगे तो उसका नेम आ जाएगा, तो ये हुआ। फिर अगर उसका एड्रेस वाले पे करोगे तो एड्रेस आ जाएगा, तो उसके हिसाब से जो होता है वो हुआ। और अदर फैक्टर, इससे क्या होता है कि एंगेजिंग यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र का जो एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा और अच्छा हो जाता है ना। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। तो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग अलाउ फॉर सेंसिटिव डेटा प्रोसेसिंग एंड सिक्योर यूज़र ऑथेंटिकेशन। इट प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस बाय हाइडिंग द सर्वर साइड लॉजिक फ्रॉम द क्लाइंट। ठीक है, तो वही सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम भी करता है सर्वर साइड। ये क्या करता है कि जितने भी सेंसिटिव डेटा होता है ना उसको सिक्योर करने का काम करता है, और फिर यूज़र ऑथेंटिकेशन को भी ले आता है जिसमें यूज़र को अपना आईडी देना होता है या फिर पासवर्ड लगाना होता है, वो सब करना होता है। इससे क्या करता है कि वो डेटा को प्रोटेक्ट कर लेता है अनऑथराइज एक्सेस से। और क्या करता है कि बाय हाइडिंग द सर्वर साइड लॉजिक फ्रॉम द क्लाइंट। और फिर वही कि जो भी काम होता है सर्वर साइड का जो लॉजिक होता है वो क्लाइंट से हाइड कर लेता है। क्लाइंट को बस जो चीज़ उसको दिखाना है, जो आउटपुट दिखाना है वही दिखाता है। वो आउटपुट कैसे बन के आया है वो सब चीज़ वो नहीं दिखाता है, वो अपना सर्वर साइड में ही रखता है और बस क्लाइंट को जो चीज़ उसको चाहिए होता है वही दिखाता है। उसके बाद देखिए डेटाबेस इंटरेक्शन। तो सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स कैन इंटरेक्ट विद डेटाबेस टू रिट्राइव, स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा इनेबलिंग डायनेमिक कंटेंट जनरेशन एंड पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। तो ये जो है सर्वर साइड ही जो होता है उन लोगों का, वो डेटाबेस से बात कर सकता है, मतलब उसका कॉन्टैक्ट होता है डेटाबेस से, समझे। तो वो क्या करता है कि डेटाबेस से अपना जो भी डेटा को रिट्रीव करना हो या फिर उसमें स्टोर करना हो या कोई भी चेंजेस करने हो तो वो कर सकता है डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट करके, समझे। इससे क्या रहता है कि भाई वही डायनेमिक कंटेंट इसी से बनता है ना, बना सकता है, फिर वही एक्सपीरियंस को भी और पर्सनलाइज कर सकता है। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, बिजनेस लॉजिक एंड डेटा प्रोसेसिंग टास्क दैट आर बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो देखिए इसका लॉजिक जो होता है ना सर्वर साइड का वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब क्लाइंट साइड से तो बहुत ज़्यादा ही होता है। ये क्या करता है, हैंडल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जितने भी कैलकुलेशन जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो वो सब सर्वर साइड करता है। जो भी बिजनेस लॉजिक लगते हैं, है ना, जो भी डेटा प्रोसेसिंग टास्क होते हैं जो कि हम लोगों का क्लाइंट साइड से तो नहीं हो सकता है, वो सब सर्वर साइड करता है, समझे। तो ये हो गया नीड ऑफ, जितना भी पूछा था हम लोगों ने बढ़िया से लिखा है डेफिनेशन, समझे। ये तो एकदम इतना लिखोगे 5 में 5 मिलेगा आपको, आप इसके हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा करके लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस पूछा है क्लाइंट साइड से, तो चलिए मैंने इसको लिखा है, एकदम बढ़िया से लिखा है ताकि आपको एग्जाम में अगर मान लीजिए डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछे कि डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, तो भी आप इतना लिखो और फुल मार्क्स ले आओ, समझे। तो पहले देखते हैं एस्पेक्ट क्या है, तो एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट। तो सर्वर साइड का क्या होता है, ये एग्जीक्यूट होता है सर्वर साइड पे, एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर। और क्लाइंट क्या होता है, एग्जीक्यूट ऑन द क्लाइंट साइड ब्राउज़र, ठीक है। तो ये जो क्लाइंट साइड होता है वो ब्राउज़र पे होता है, जो भी क्लाइंट का ब्राउज़र है उस पर ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। उसका देखिए लैंग्वेज कौन सा यूज़ होता है सर्वर साइड में, तो इसका जैसे PHP हो गया, पाइथन हो गया, रूबी हो गया, Node.js हो गया, ये सब हो गया हम लोग का सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का लैंग्वेज, ठीक है। क्लाइंट साइड का क्या होता है, तो जावा स्क्रिप्ट हो गया, HTML हो गया, CSS हो गया, ये सब हम लोग का क्लाइंट साइड का हो गया, समझे। उसके बाद देखिए कंटेंट जनरेशन। तो कैसे कंटेंट जनरेट होता है, तो जनरेट्स डायनेमिक कंटेंट ऑन दी सर्वर। तो सर्वर साइड में वही हम लोग को पता है डायनेमिक कंटेंट जनरेट करता है सर्वर साइड से। उसके क्लाइंट साइड में क्या होता है, मैनिपुलेट्स एंड इंटरेक्ट विद कंटेंट ऑन द क्लाइंट। ये क्या करता है कि जो भी क्लाइंट के साइड का कंटेंट है ना उसी में उससे इंटरेक्ट कर पाता है, उससे बात कर पाता है, उसी में कुछ अगर चेंजेस करना हो, मैनिपुलेट करना हो तो वो कर सकता है। जैसे HTML में कोई पेज बना रहे हैं तो उसको अपने हिसाब से वो चेंज कर सकता है, लेकिन अगर डायनेमिक कोई चेंज करना है तो उसके लिए आपको सर्वर साइड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद देखिए डेटाबेस इंटरेक्शन। तो ये क्या है, कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद डेटाबेस। हम लोग को पता है सर्वर साइड बाई डायरेक्ट डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकता है, लेकिन क्लाइंट साइड नहीं कर सकता। कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद डेटाबेस, रिक्वायर्स अ सर्वर साइड स्क्रिप्ट फॉर डेटा रिट्रीवल। तो ये जो क्लाइंट साइड है ये खुद से नहीं कर सकता है डेटाबेस से बात, अगर इसको डेटाबेस से बात करना है तो वो सर्वर साइड के वाया ही कर सकता है, समझे। जो भी डेटा इसको चाहिए वो सर्वर साइड को भेजेगा, सर्वर साइड इसको डेटाबेस से ला के देगा। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी। तो प्रोवाइड्स अ सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर प्रोसेसिंग सेंसिटिव डेटा, ठीक है। तो ये हम लोगों को पता है सर्वर साइड बाय सिक्योर इन्वायरमेंट देता है
ताकि हम लोग सेंसिटिव डेटा को आराम से प्रोसेस कर पाए। पर क्लाइंट साइड में ऐसा नहीं होता है, ये होता है लेस सिक्योर एज स्क्रिप्ट्स आर विजिबल एंड एक्सेसिबल टू यूजर्स। तो इसमें क्लाइंट साइड में क्या होता है कि जो भी आपको कोड है आपका, जो भी आपका स्क्रिप्ट है, वो यूज़र को मतलब क्लाइंट को दिखते रहता है। और वो क्लाइंट कोई भी हो सकता है, आप हैं, मान लीजिए आपने कुछ लिखा है, अगर आपका दोस्त देख लिया है उसको अपने पास रख लेगा, है ना, कोड आपका उठा लेगा। तो इससे क्या रहता है कि ये सिक्योर नहीं रहता है, लेकिन सर्वर साइड में ऐसा नहीं होता है, समझे। तो इस तरह से सर्वर साइड और क्लाइंट साइड का हम लोगों ने देख लिया है। अगर आपको पता है अगर ये वाला PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए, मैं ये BCS 053 का जो दिसंबर 23 का ये वाला PDF है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसका मैंने जून 23 का भी करवा दिया, तो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा, 5th सेमेस्टर का है। और मान लीजिए अगर आपको प्रीवियस में कोई बैक लगा है तो मैं उन सबका भी कंटेंट यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ। यहाँ पे GNU BCS से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा आपको, तो ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एकदम एंड में एक छोटा सा वीडियो है, 2 मिनट से भी कम वीडियो है, मतलब छोटा वीडियो है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और आपसे जो बन पाता है ज़रूर कीजिएगा, उससे मेरी काफ़ी सहायता हो जाएगी, ठीक है। तो ज़रूर देख लीजिएगा। अब ये वीडियो एंड हो गया, उसको देख लीजिए, उसके बाद आप इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।